नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नासिक शहर की एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी। इस कहानी में आपको ये पता लगेगा कि हमें क्यों अंधेरे से डर लगता है। आपको पता है अंधेरा क्यों हमारे अंदर सिहरन पैदा कर देता है? इसका एक ही कारण है, रहस्य। जब अंधेरा हो हमें क्या पता उस अंधेरे में क्या चीज है? ये एक रहस्य है और हमारा दिमाग हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि यहां अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अंधेरे में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। इसीलिए अब मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, बाकी तो आपको यह कहानी सुनने के बाद पता लगेगा। तो अब ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधे इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी है नासिक शहर के रहने वाले दिनेश जी की। बात 6 साल पहले की है। दिनेश जी उस समय 28 साल के हो चुके थे और उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिल रही थी। एक उनकी परेशानी थी उनका पतला शरीर। वो पहले से ही पतले थे और इसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि वो एक गरीब परिवार में पले बड़े। अब 3 बहनें थी उनकी और उन्हें घर का गुजारा खुद ही छोटा मोटा काम करके करना पड़ता था, तो घर में खाने की भी थोड़ी कमी ही रहती। और इसका शिकार हुए थे दिनेश जी, जो कि बहुत ज़्यादा पतले थे लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे थे। घर की परेशानियों ने उन्हें थोड़े एग्ज़ाम्स अच्छे से देने नहीं दिए, इसीलिए उनको कोई अच्छी नौकरी मिल नहीं पा रही थी। लेकिन अब उन्हें नौकरी मिल गई। एक सरकारी विभाग में सरकारी नौकरी उन्हें मिल गई थी, लेकिन इसके लिए उन्हें गांव छोड़ना पड़ता। गांव से नासिक की तरफ बार बार उन्हें आना जाना पड़ता। नासिक में उन्हें नौकरी मिली थी तो घर वालों ने कह दिया कि वहीं पर रहना शुरू कर दो ना, सरकारी नौकरी मिल चुकी है, अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है, वहाँ कोई किराए का मकान ढूंढ लो। लेकिन जो दिनेश थे बहुत ज़्यादा कंजूस। वो चाहते थे कोई ऐसा घर मिले, कोई ऐसा एक कमरा छोटा सा मिल जाए लेकिन बहुत सस्ता हो, ज़्यादा से ज़्यादा रुपए बचे। अब सरकारी नौकरी में तनख्वाह अच्छी मिलेगी लेकिन मैं कंजूस बनकर रहूँगा, बहुत ज़्यादा पैसे बचाऊँगा। बहनों की शादी भी तो करनी है। अब उसकी बहनें काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, 18 साल की, 21 साल की, 22, ऐसे। उनकी शादी बाद में होती। अब से वो रुपए जोड़ना चाहता था। ये भी था कि मेरी ज़िंदगी में तो कोई लड़की आने वाली नहीं, पहले ये सोचा करता था। पतला बहुत था। परिवार वालों ने रिश्ते की बात चलाने की कोशिश की लेकिन ज़्यादातर उन्हें यही सुनने को मिलता था कि लड़का तो बहुत पतला है जी, कोई नौकरी तक नहीं है। मन में अरमान तो सबके होते हैं, लेकिन जो दिनेश थे उनके अरमान तो टूटे टूटे रहते थे। अब सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी वाले को लड़की कैसे मिलती है आपको पता ही है। जो दिनेश जी थे उन्होंने यहाँ एक हॉस्टल होगा, हॉस्टल का कमरा किराए पर लिया, क्योंकि सबसे सस्ता हॉस्टल का कमरा मिल रहा था। अब ये कोई हॉस्टल नहीं था, कह सकते हैं हॉस्टल बनाया गया था एक घर को, जहाँ पर कोई होंगे 8 से 10 कमरे, एक एक कमरा अलग अलग जैसे स्टूडेंट्स थे उन्हें दिया गया था। और वहीं पर बात कर ली थी दिनेश ने कि मैं भी एक रूम में रह लूँगा, चाहे मेरे साथ कोई और भी रह ले, मैं गुजारा कर लूँगा। अब दिनेश ने ऐसे उस हॉस्टल के मालिक से बात कर ली और वहाँ पर उसे एक कमरा मिल गया। एक ही शर्त थी, छत पर नहीं जाना है। और वैसे भी दिनेश उम्र में ज़्यादा थे, बाकी तो 18 साल 19 साल के लड़के। तो जो मकान मालिक था, हॉस्टल का मालिक, उसने कह दिया देखिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, लड़के इस उम्र में जवानी में अजीब हरकतें करते हैं, तो पीछे आगे कोई ना देखे, सही नहीं है ये कॉलोनी, तो आप बस हॉस्टल पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, छत पर कोई ना जाए। तो दिनेश ने कह दिया बिल्कुल जी। इस तरह दिनेश जो था नौकरी करने लगा था। अब इतने समय में उसका रिश्ता भी हो गया। 15 से 20 दिन नौकरी मिले हुए होंगे, उसका रिश्ता हो गया। पास के उसके गांव के पास के गांव की एक लड़की होगी, उन्होंने रिश्ता कर दिया कि जी सरकारी नौकरी मिल गई है। अब सरकारी नौकरी वालों को तो बड़ी आसानी से लड़की मिल जाती है, रिश्ते के लिए बड़ा आसान है काम उनके लिए। तो इसीलिए जो दिनेश था उसका रिश्ता हो गया और उसकी तो जो दुनिया थी बदल गई। फ़ोन पर वो उस लड़की से बातें करता रहता। पहले उसे लग रहा था उसकी शादी नहीं होने वाली, बहनों की शादी कर दूं बस, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे गुजरेगी। अब तो रिश्ता हो गया। लड़की से फ़ोन पर बातें करता रहता कि मैं धोखा नहीं दूंगा। वो कहती धोखा दोगे नहीं, ऐसा वैसा। अब दिनेश का वो जो कमरा था वहाँ एक और लड़का रहने के लिए आया। अब वो लड़के का नाम था मनीष। मनीष दिनेश के साथ रहने लगा। जो दिनेश था वो भी पतला, बिल्कुल सूखी डंडी की तरह। जो मनीष था वो भी पतला, सूखी डंडी की तरह। अब दोनों की दोस्ती भी अच्छी इसीलिए हो गई, जम गई कि दोनों पतले पतले, दोनों की परेशानियां एक जैसी, दोनों पढ़ने में अच्छे लेकिन दोनों थोड़े मजबूर गरीब परिवार से, तो
तो दोनों की ऐसे बन रही और जो दिनेश था उसे समझाता कि ऐसे पढ़ा कर, मैं तुझे सिखाऊंगा, कोई बात नहीं, नौकरी से मैं जल्दी आ जाता हूँ, रात को तुझे कोचिंग दे दिया करूँगा मुफ्त में, यहाँ रहना भी अच्छे से हो जाएगा, तू मेरे लिए खाना बना दिया करना। वो कह रहा ठीक है। इस तरह अब कमरे में फ़ोन पर बात कर नहीं पा रहा दिनेश, तो दिनेश को लगा यार बात तो करनी होगी, बात किए बिना अब रहा नहीं जा रहा था, उसका पहला प्यार था। तो इसीलिए जो दिनेश था उस दिन छत पर चढ़ा, छत पर चढ़कर फ़ोन पर बातें कर रहा उस लड़की के साथ कि हमारी शादी जल्दी ही होगी, बस 6 महीने और रुक जाओ, उसके बाद शादी हो जाएगी, सब्र नहीं होता, कर लो, ऐसे करके उसका ध्यान सामने वाले मकान पर पड़ा। अब ये 3 मंजिला हॉस्टल था, 2 मंजिला उस तरफ घर था। अब 2 मंजिला घर की छत पर सिर्फ बीच में गली होगी, दूसरी तरफ घर था। छत पर चढ़ी हुई लड़की, बाल धोए होंगे उसने, बाल नीचे करके ऐसे झाड़ रही। अब इतने समय में जो मंगेतर थी दिनेश की, उसने कहा कि अभी मैं चाय बना कर आती हूँ, पिताजी आ गए कमरे में, मैं बाद में बात करती हूँ। वो डर रही थी, तो फ़ोन 15-20 मिनट के लिए कटा था, तो दिनेश इंतज़ार करना चाहता था। इतने में लड़की दिख गई, बाल ऐसे ऐसे कर रही है, तो दिनेश देखने लगा। जवानी था तो वैसे ही देख रहा, गलत इरादे नहीं थे। लड़की ने बाल पीछे किए और लड़की की नज़र सीधा दिनेश की तरफ, जैसे वो लड़कों के हॉस्टल की तरफ ही देखती हो, इस तरफ कोई खिड़की नहीं थी। तो जैसे ही नज़र पड़ी दिनेश के ऊपर, वो लड़की ने दूर से ही ऐसे हाय किया। दिनेश बड़ा हैरान था। दिनेश ने पीछे देखा, कोई है तो नहीं और लड़का, क्योंकि इससे पहले कोई लड़की दिनेश की तरफ ऐसे देखा नहीं करती थी, बात नहीं करती थी। पतला ही बहुत था ना, सरकारी नौकरी के कारण उसका रिश्ता हुआ था, वरना शायद जल्दी रिश्ता ना होता जब तक वो वजन नहीं बढ़ाता। लेकिन इस तरह लड़की हाथ हिला रही है, तो वो इधर उधर देखने के बाद दिनेश हैरान, अरे ये मुझे बुला रही है। फिर वो लड़की ऐसे इशारा करके कहने लगी, तुम यहाँ पर रह रहे हो? जो दिनेश था उसने ऐसे हाँ किया। अब दिनेश थोड़ा सा डर भी रहा था। इतने में फ़ोन आ गया उसकी मंगेतर का, तो दिनेश घबरा गया, फ़ोन पर बात करने लगा। अच्छे से बात नहीं हो रही। उसकी जो मंगेतर थी बार बार पूछा करती थी, कोई और लड़की ज़िंदगी में है तो बता दीजिए। अब दिनेश कैसे बताता, और लड़की ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती, बड़ी मुश्किल से तो वो मिली है। वो समझ नहीं पा रही थी, उसे शक था कि आप ठीक ही दिखते हो, सरकारी नौकरी, और लड़कियां आपका पीछा करती होंगी। दिनेश कहता नहीं, हो ही नहीं सकता, यकीन करो। लेकिन वो लड़की ऐसे बात कर रही है तो बात का बतंगड़ बनने देना नहीं चाहता था। दिनेश वहाँ से निकला। इसके बाद 1-2 बार हर रात वो चढ़ता। अब हॉस्टल का मालिक अगर पूछेगा कि छत पर कोई जाता तो नहीं, तो दिनेश से ही पूछता। दिनेश कह देता कि नहीं। फिर दिनेश कहता कि मैं कभी कभी थोड़ा छत पर जाता हूँ, वैसे ही फ़ोन पर थोड़ा ऑफिस का वर्क होता है। तो मकान मालिक कह देता कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए और घरों की तरफ मत देखिए, यहाँ कॉलोनी है, शरीफों की कॉलोनी है ये। तो दिनेश इस तरह कई दिनों तक जाता रहा और वो लड़की बार बार ऐसे हाय हेलो आप ऐसे इशारा करती, और कभी कभी तो छोटा कंकड़ होता ना ऊपर मारती कि इधर देखो मेरी तरफ। और दिनेश को लगने लगा नहीं, ये क्या बात हो गई। पहले तो पानी को तरसते रहे, अब बारिश ही बारिश हुए जा रही है, बाढ़ आने को हो गई। ये क्यों हो रहा है? पहले तो कोई लड़की देखती नहीं थी, अब एक से रिश्ता हुआ तो दूसरी लाइन मार रही है, ये अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा संभला, फिर नीचे गया। अब उसके बाद जो मनीष था वो भी कह रहा कि भैया आपकी शादी हो गई, मुझे भी लगता है मेरी शादी नहीं होगी, लेकिन आपकी सरकारी नौकरी लग गई, मेरी भी सरकारी नौकरी लग जाए तो मेरी भी अच्छी शादी होगी। अभी तो कोई लड़की पट नहीं सकती, किसी की तरफ देखता हूँ तो वो नज़रें नीचे झुका लेती है। ये दर्द को दिनेश समझता था, तो दिनेश ने कहा कोई बात नहीं। अब बातों बातों में दिनेश ने वैसे ही डींग ऐसे हाँक दी कि इतनी बुरी हालत नहीं है मेरी, देखो मेरी मंगेतर है, लेकिन और लड़कियां भी लाइन मारती हैं तो ऐसे फिक्र नहीं करते। तो मनीष ने पूछा कि भैया ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन कैसे? तो दिनेश ने कहा कि मैं छत पर जाता हूँ, सामने वाली लड़की वैसे ही बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं नहीं देखता, मैं बड़ा ईमानदार हूँ। अब एक ही से सच्चा प्यार हुआ है। वो कहता भैया मुझसे बात बना दो, उम्र में कितनी है, कॉलेज वाली लगती है या आंटी लगती है? दिनेश ने कहा लड़की होगी, कोई 20 साल की होगी या तुम्हारी उम्र की होगी। उसने कहा भैया बात बना दो, अब अंधेरे में ऊपर क्या पता लगता है कि आप हो या मैं हूँ, हम एक जैसे ही तो दिखते हैं। देखूँ मैं ऊपर जाकर, जाने दोगे? दिनेश ने कहा नहीं, देख बात का पतंगड़ बनेगा। मनीष कहने लगा भैया नहीं बनता, आप भी तो जाते हो, आप भी भाभी से बात करने जाते हो, मेरी भी बात बनने दो कोई। तो किसी तरह दिनेश को मना लिया मनीष ने। फिर मनीष पहुंचा ऊपर, दिनेश एक तरफ बैठा कि कुछ भी गलत नहीं करना, यहीं बैठूंगा मैं देखूंगा। वहाँ खड़ा हो गया मनीष। उस लड़की ने सच में उस तरफ ऐसे किया,
इस तरफ से मनीष ने भी, फिर इशारे ऐसे 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 ऐसे। दूसरी तरफ दिनेश देख रहा, संभल जा, गड़बड़ हो जाएगी, कोई देख लेगा, देख आजा आजा आजा। तो मनीष ऐसे इशारे करता गया। अगले कई दिनों तक इशारे होते रहे और जो दिनेश था वो वहीं पर बैठा फ़ोन पर अपनी मंगेतर से कभी कभी झगड़ा हो जाता तो सीरियस हो जाता। फिर एक दिन ध्यान पड़ा मनीष का भी कि वो लड़की घर में अकेली नहीं है, कभी कभी एक आदमी भी चढ़ता है। जब वो रात के 10:30 बजे ज़्यादा देर तक ऊपर ही रहे तो देखा वो लड़की भागकर नीचे चली गई डर के। तो एक आदमी था, अब परिवार के साथ रहती होगी, उसका वो पिता होगा। अब वो हट्टा कट्टा लग रहा, ऊपर थोड़ा काम करता होगा, सब्जी काटने का वगैरह ऐसा काम करता, छोटी सी लाइट लगाकर। तो मनीष ने दिनेश को कहा, तो दिनेश कह रहा कि हाँ ठीक है ना, परिवार के साथ रहती होगी, लफंगी थोड़े ना है अकेली रहेगी, परिवार के साथ रहती है तो तू थोड़ा संभल जा। लेकिन मनीष कह रहा, भैया बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, आपको नहीं पता, आप तो भाभी के साथ फ़ोन पर लगे होते हैं, आपको नहीं पता कैसे कैसे इशारे होते हैं हमारे बीच। दिनेश कहने लगा, तू बात का बतंगड़ बनाएगा, देख अब से मैं चढ़ने नहीं दूंगा। तो आखिरी बार जैसे जैसे इशारे कर रहा था मनीष ना, फ्लाइंग किस दे रहा, पता नहीं कैसे कैसे इशारे थे, बहुत बुरे बुरे इशारे हो रहे थे। तो दिनेश ने पकड़ कर खींचा, बे पागल है, ये क्या कर रहा है, किसी ने देख लिया तो मनीष कहने लगा, भैया बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, नंबर चाहिए मुझे कुछ तो चाहिए, फ़ोन वगैरह बात करनी होगी उससे, रहा नहीं जा सकता। फ़ोन आपके पास है, मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, मैं पैक डलवा दूंगा फ़ोन पर, आपके फ़ोन से बात करूंगा मैं, आधा घंटा मुझे दे दिया करो। अब दोस्ती इतनी गहरी थी, मना नहीं कर सकता था। तो दिनेश को लगा यार क्या गड़बड़ है। जिसके बाद अब मनीष दिनेश को लेकर गया कि भाई नंबर फेंकना है, और नंबर ऐसे फेंकना है ना, 20 नंबर वाला नंबर, ठीक है, उसमें से कौन से नंबर हैं जो फ़ोन नंबर है उसे पता नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैं इशारा करके बता दूंगा कि बीच वाले, तब वो समझ जाएगी। अगर उसके पिता ने उठा लिया वो नंबर, उसे समझ नहीं आएगा 20 नंबर वाला ये नंबर कैसा, और कागज़ भी कुछ ऐसा, ऊपर नीचे बहुत कुछ लिखा होगा। दिनेश मान नहीं रहा था, लेकिन मनीष को मनवाना आता था। तो नीचे गए अंधेरे में 10 बजे, कागज़ ऊपर फेंकने वाले थे, उसके पिता को देख लिया। उसके पिता ने दूर से देखा होगा नीचे की तरफ, ऐसे करके घूर रहा था। ये चलकर आगे की तरफ निकल गए, ज़्यादा कुछ नहीं किया। फिर दिनेश ने कहा, देख मरेंगे, बहुत बुरे मरेंगे, हॉस्टल की बदनामी होगी, मुझे निकाला जाएगा, तुझे निकाला जाएगा, सुधर जा। मनीष ने कहा, भैया हालात बहुत बदतर हो चुके हैं, उसके बिना रहा नहीं जा सकता। दिनेश ने कहा, क्या करें अब दिनेश जानता था कि उसकी हालत क्या है, ऐसी हालत से गुजर चुका था दिनेश भी, तो दिनेश जानता था। फिर 10 बजे रात के, जब बाकी सब सो चुके थे, तब निकलकर छत पर इस बार चढ़े और लड़की को थोड़ा इशारा करना था, नंबर ऐसे ऐसे बताने थे। लेकिन वो लड़की डर कर भागी नीचे की तरफ। उस समय ऊपर मनीष ही होगा। मनीष ने देखा, ऐसा लग रहा था वो नीचे से लाश लेकर आया है। ऊपर सर, धड़, टांगे कपड़े से लपेटी, ऊपर रस्सी डाली, नीचे रस्सी डाली, खींच कर ऊपर लेकर आया। तेज धार हथियार होगा कोई, ऐसे ऐसे मारा, सर को अलग किया उसने। हाथ पांव ऐसे फूल गए मनीष के। मनीष ने बताया दिनेश को। दिनेश कहने लगा, ये तो कातिल लगते हैं, पुलिस को पता ना होगा। फिर देख रहे, वो कपड़ा हटाया, गन्ने थे उसमें, गन्ने ऐसे बांधे हुए थे, गन्ने लाश लग रहे। दोनों को सांस आई। किसान लगता है, गन्ने कैसे बांधे हैं, डराने की कोशिश कर रहा था, हम डरेंगे नहीं। मनीष ने कहा, भैया बात कैसे बनाई जाए। तो वो लड़की इशारे करके कह रही, फ़ोन नहीं है। तो मनीष कहने लगा, तो क्या करें, मुझे उसके बारे में जानना है। दिन के वक्त मैं कॉलेज में रहता हूँ, आप ऑफिस में रहते हैं, रविवार की छुट्टी होती है, तो कई रविवार तो मैंने देख लिया घर में ताला लगा होता है, ये सुबह सुबह निकल जाते हैं। वो लड़की बताती नहीं, बाकी दिन बात करनी होगी, कैसे करें। अब एक रात हालात ऐसे पैदा हुए, मनीष रह नहीं सकता था। अब क्या हुआ कि वो लड़की ऊपर थी, अकेली नहीं थी, उसकी माँ भी वहाँ पर थी। लड़की ऐसे इशारे कर रही, माँ का मुंह पीछे, लड़की फिर चुप कर जाती। दिनेश कह रहा, मनीष फंसेगा, उसकी माँ देख लेगी। लेकिन मनीष ने जब इशारा किया, माँ ने देख लिया। फिर माँ ने अपनी बेटी को ऐसे समझाया, फिर उसकी माँ भी इशारा करने लगी कि ये पागल ही है, तुम यहाँ रहते हो, ऐसे इशारे में। मनीष को लगा ये तो बात बन गई, अगर माँ पट गई तो बेटी तो पटेगी, फिर तो काम आसान है। तो ऐसे थोड़े इशारे, आंटी जी पाए लागू वगैरह, दिनेश देख रहा कि ये मरवाएगा।
फिर इस तरह थोड़ी बात हुई। उसके कुछ दिन बाद ऐसे हालात कि मजबूर हो गया मनीष। वो लड़की ने इशारा किया कि नीचे ताला लगा है। तो मनीष ने कहा ठीक है, बाहर से ताला लगाया है। उसने कहा मेरे माता पिता शादी पर गए हैं, 12 बजे आएंगे, 2 घंटे हैं अभी, 10 बजे हैं। मनीष कहने लगा मैं आऊँ। वो कहने लगी आ जाओ। वो भागा पीछे की तरफ। दिनेश ने पकड़ा, कहाँ जा रहा है? उसने कहा भैया थोड़ा बिस्किट वगैरह लेकर आने हैं। दिनेश ने कहा कौन से बिस्किट, रात के 10 बजे मिलेंगे जो? उसने कहा भैया जाने दो, भूख लगी है। दिनेश ने कहा जो तुझे भूख लगी है ना, तू जो खाएगा फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, रुक जा। मैं कहता हूँ रुक जा, बुरा फंसेगा। मनीष ने कहा भैया समझने की कोशिश करो, आप मेरी जगह होते तो क्या रुकते? तो दिनेश सोचने लगा कि जब वो कॉलेज में था ऐसा कुछ होता तो वो रुकता। दिनेश ने कहा नहीं मैं नहीं रुकता, लेकिन मैं भी फंसता तू भी फंसेगा, समझ जा। लेकिन मनीष समझने वाला नहीं था। उस पर प्यार हावी हो गया था। वो लड़की बुला रही थी और उसके माता पिता नहीं है। मिलने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। दिन के वक्त वो फ्री नहीं होता, रात को ऐसा मौका मिले। जो प्रेमी होते हैं रात का ही इंतजार करते हैं। दिनेश को पता था। दिनेश खुद ऐसी वैसी बातें किया करता था कि रात के वक्त ही, मंगेतर थी उसके बावजूद डर कर बातें करता था रात के वक्त। तो दिनेश ने कहा चल मैं साथ चलता हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, फंसना नहीं है, और अगर कुछ गलत हुआ बस बात करनी है, दीवार के पास से थोड़ी बात होगी जो तू करना चाहता है, फिर वहाँ से निकल लेंगे। तो मनीष ने कहा ठीक है भैया, घर के अंदर नहीं जाऊँगा, मैं वादा करता हूँ। बस बात हो गई। तो दिनेश ने कहा चल मिलवा ही देता हूँ आज, चल। तो वो गली में गए। जब गली में जा रहे, दिन के वक्त एक बार आया था जो मनीष था यहाँ पर, कि यहाँ बंद होता है दिन के वक्त, लगता है वो भी कॉलेज वगैरह कहीं जाती होगी। वो बताती नहीं थी कि मुझे थोड़ा डर लगता है, मेरी बहनें भी मेरे साथ होती हैं, कज़न ब्रदर वगैरह होते हैं, तो वहाँ मत मिलना, बाहर मत मिलना। तो ऐसे अब वो लड़की छत पर चढ़ी हुई, गली में आगे की तरफ गए, गेट पर ताला देखा बाहर से लगा है। मनीष ने कहा भैया ताला बाहर से लगा है, बात सही है उसकी, माँ बाप बाहर हैं, ताला लगा कर गए हैं, लेकिन उसने तो बता दिया घर पर कोई नहीं है, पीछे वाली दीवार ढूंढनी होगी। अब इसके बाद क्या? वो थोड़ा घूमने लगे, 2-4 बार इधर आगे पीछे, 2-3 बार तो आगे कुत्ते भौंकने लगे, शोर शराबा सा होने लगा। लेकिन जो मनीष था वो संभलना नहीं चाहता था। दिनेश को था मैं बुरा नहीं फंसना चाहता, मैं दूर रहूँगा, मेरा कोई चक्कर नहीं है, मेरी मंगेतर को पता लगा ना तो बहुत बुरा हाल होगा। इसके बाद क्या? मनीष संभल नहीं पाया। मनीष पीछे वाली दीवार फांद कर चला गया। किसी और का घर होगा, बीच में नाला था, नाला, तो नाले में घुस गया, पीछे वाली छोटी दीवार के पास बात करना चाहता था। अब आस पड़ोस में किसी ने देख लिया। दिनेश तो भागा पीछे हॉस्टल की तरफ, लेकिन वो नाला था, नीचे गंदा था, तो पैर फंस गया होगा, निकलने में समय लगा। तो घरों से थोड़े लोग निकले, उन्होंने पकड़ लिया, मनीष को पकड़ लिया। इतने में दिनेश, जिसके हाथ पांव फूल गए कि बुरे फंसे। अब क्या करें, लड़की घर में अकेली है, पड़ोसियों ने पकड़ लिया, अब क्या होगा, पिटाई होगी। जिसके बाद मनीष को पकड़कर पड़ोसियों ने पूछा क्या कर रहे थे। मनीष घबराया, नहीं कुछ नहीं, मैं वैसे यहाँ फ़ोन गिर गया था, वो गिर गया था। अब वो लोग कहने लगे तू घर में जाने वाला था, लड़की है घर में, उससे मिलने के लिए ना। मनीष ने कहा नहीं। 2-3 चमाटे पड़ी, एक ताऊ थे। अब हर गली मोहल्ले में कोई हट्टा कट्टा ताऊ जिसे सब कहते हैं ऐसे होते हैं, तो वहाँ पर भी एक ताऊ थे। ताऊ ने लगाए कान पर 2 पटैक। मनीष कहने लगा जी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। ताऊ ने कहा गलती जो हुई है ना, उसकी सज़ा सीधे मौत मिलती या बहुत बुरा हाल अधमरा कर देते वो। मनीष घबराया। इतने में दिनेश को पता लग गया, पिटाई शुरू हो गई। किसी बहाने से बचा लो ताकि बात का पता ना लगे। मनीष कह रहा था हम कहीं और से आए हैं। इतने में दिनेश भी घुल मिल गया, काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो दिनेश ने कहा जी मत मारो, बच्चा है। तो लोग पूछ रहे कि फिर यहाँ क्या कर रहा है, तो पूछो। दिनेश ने आंख मारी और कहा बता, यहाँ लड़की से मिलने आया था, कोई बात नहीं, लड़की ने बुलाया था या तू आया? अब मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले कह रहे घर बंद है जी, 7 साल पहले घर में आग लगी थी, तब से एक घर नहीं खुला और यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। हम खुद समझाते हैं, खास तौर पर जो हॉस्टल ये बनाया गया है, पीछे वाली दीवार ही जितनी खिड़कियां थी बंद करवाई हमने। कई कॉलेज के लड़के इस तरफ आते थे। पता है, एक लड़की नज़र आती है, एक माँ नज़र आती है, एक उसका बाप नज़र आता है, बुलाते हैं। और जो भी ठरकी होता है घर के अंदर जाता है ना, या तो टांगों की या बाजों की हड्डी टूटती है उसकी,
तीन मिलकर इकट्ठे पीटते हैं। ये अंदर जाएगा ना, इसके साथ कुछ बुरा होगा और कोई मारा ना जाए, हमें खुद देखना पड़ता है। हम कई बार ये देख चुके हैं अपनी आंखों से। वो समझा रहे थे। दिनेश भी समझ पाया, भूत थे वो, भूत। वो मोहल्ले वाले डर गए। ऊपर जब हरकत हुई घर से दूर हो गए। मनीष नहीं मान रहा था। मनीष कहने लगा, जी वो लड़की है, भूत वूत नहीं है, ऐसी बात मत करो। ताऊ कहने लगे, छोड़ो इसे, जा जा घर के अंदर जा, तू इसके साथ है। दिनेश को भी कहा। दिनेश कहने लगा, नहीं ताऊ तो ऐसा ही है, तू भी वैसा ही लगता है, पतला सा। जाओ तुम दोनों, ठरक बुझा के बुझाओ, जिंदा बच गए तो बाहर आ जाना, वरना परलोक से धार जाओगे। तब जाकर उन्हें समझ में आया। अब वो कॉलोनी वाले भी समझा रहे थे और किसी तरह से इन्होंने, और मोहल्ले के हैं जी, इधर आए थे, कुछ ऐसे हुआ वैसे हुआ करके निकले, ताकि वहाँ हॉस्टल में ये रहते हैं, किसी को पता ना लगे। दरवाज़ा दूसरी तरफ था, हॉस्टल का गली के इस तरफ नहीं था, तो बच गए। अब इसके बाद दिनेश ने मनीष को ऊपर जाने नहीं दिया। बीच बीच में मनीष जाता और कहता, वो लड़की तो है। दिनेश कहता, दिन के वक्त घर में ताला लगा है, कोई नज़र क्यों नहीं आता। और उन्होंने कई बार घूमकर देखा, घर जला हुआ है, ताला लगा हुआ है, पुराना घर है, एक तरफ तो पीपल निकली हुई है, उसके बावजूद वो लड़की नजर आती है, उसका पिता, उसकी माँ। अब उनके साथ क्या हुआ वो तो उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। और लगभग 6 से 7 महीने बाद जो दिनेश था, उसकी शादी होने वाली थी, तो हॉस्टल में तो वो रह नहीं सकता था, तो उसने कहीं और किराए का मकान ले लिया। और इस तरह मनीष से बात भी नहीं हुई, क्योंकि फ़ोन नहीं था मनीष के पास। और फिर दिनेश ने समझाया भी था कि मैं जाने वाला हूँ, ध्यान रखना, जाना मत, लड़की नहीं है वो, बुरा हाल होगा। फिर मनीष वहाँ गया या नहीं गया वो तो दिनेश जी को नहीं पता, लेकिन फिर दिनेश जी वहाँ से निकले और फिर उनकी ज़िंदगी तो ठीक निकली। वो तो संभल गए थे, उन्होंने गलती नहीं की थी, उसके ऊपर जवानी चढ़ी थी, इसलिए गलती हो गई। इसीलिए कहते हैं रात के अंधेरे में बहुत रहस्य होते हैं। हमारी आंखों से जो हमें नजर आता है हर बार वो सच नहीं होता। कई बार रात के अंधेरे में ऐसे भ्रम नजर आते हैं जो हमें फंसाने के लिए ही होते हैं। इसीलिए हमारी अंतरात्मा कहती है हमें अंधेरा है, डरना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलकर डरिए। ऐसी ही कहानियाँ देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।